जय हिंद साथियों। माय सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। विज्ञान के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब आप देख लीजिए, अब हम जानते हैं कि जीरा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जालोर है और चारों ऑप्शन में जालोर सिर्फ चौथे डी ऑप्शन में है। तो अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं भी याद होगी तो भी आप केवल ऑप्शन की सहायता से सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे कि डी ऑप्शन में दे रखा है जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। अब हम आगे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, गाल्जी काय। आप देख सकते हैं कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन दे रखा है, इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, और लवक आप जानते हैं कि ये रंग के लिए इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या होती है। अब कितनी होती है? तो याद रखिए, इसका सही आंसर है सी, कुल 6 दांत होते हैं चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मानव में निषेचन स्थल है। तो अंडवाहिनी, फेलोपियन नलिका। अगर आप पेपर हल करते हैं तो आप देखिए, इस ऑप्शन में एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, ब्रैकेट में फेलोपियन लिख रखा है। तो नॉर्मली वैसे भी अतिरिक्त जानकारी जिस ऑप्शन में दे रखी होती है उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है मुकुलन, डी। मुकुलन में क्या है, गांठ तरह की संरचना बनती है और वो बाद में एक अलग हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त स्थल शब्द किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है डी, नॉर्मन मेयर्स ने। यहाँ पर आपको बता दें, तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट, यह जैव विविधता से संबंधित है। ऐसे स्थान जहाँ जैव विविधता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन संकटग्रस्त है, ऐसे स्थानों को तप्त स्थल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है वो संक्रमण नहीं फैलाए, इसलिए उनका जो निस्तारण किया जाता है वह भस्मीकरण विधि द्वारा किया जाता है। उन्हें जलाया जाता है या बहुत ज़्यादा तापमान पर उन्हें गर्म किया जाता है। यह ऑप्शन है बी। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है द बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली। इन्होंने भरतपुर का जो घना पक्षी अभयारण्य है केवलादेव, उसे अपनी कर्मस्थली बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही उत्तर है Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पहले आता है वह धनात्मक होता है और बाद में जो होता है वो ऋण आयन होता है। अभी देख लीजिए, यहाँ पहले एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है और सल्फेट यानी SO4 की संयोजकता -2 होती है, इसलिए फार्मूला बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए में दे रखा है गैलियम। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आर्सेनिक है उसे संख्या नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन सूचक का रंग होता है। तो क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन गुलाबी रंग का हो जाता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब pH 7 होती है तो वह उदासीन होता है और 7 से 14 तक जो भी pH है वह क्षारीय माध्यम को बताता है, और 0 से 7 तक का pH जो है, 7 से कम से लेकर के 0 तक, वह अम्लीय माध्यम को बताता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक है? तो इसका सही उत्तर है डेक्रोन।
देखिए नाइलॉन जो बहुत ज़्यादा फेमस है, नाइलॉन जो शब्द है ना, वह न्यूयॉर्क और लंदन वहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज की थी, इसलिए उन दोनों शहरों को मिला करके उसको नाइलॉन शब्द दिया गया। लेकिन हमारा यहाँ पर जो उत्तर है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्लेथिक अम्ल, इससे मिलकर क्या बना है, डेक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है, तो इसका सही उत्तर है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आप देखते हैं जब भी धारा आती है तो गर्मी की वजह से चूंकि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव से वो गल करके टूट जाता है और हम बड़े खतरे से बच जाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा। याद रखिए पलायन वेग मतलब वह वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी से फेंकी जाए तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वापस लौट कर नहीं आवे, वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मुक्त होकर अंतरिक्ष में चली जाए, तो यह पलायन वेग पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा। आपको सभी ऑप्शन को ध्यान में पढ़ना है क्योंकि सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी 11.2 है लेकिन वह किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि हमारा उत्तर किसमें है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड में। तो पेपर देते समय वहाँ प्रेशर में इस तरह की गलतियाँ स्टूडेंट कराते हैं, आपको बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति हैं। आप सभी जानते हैं यह स्कैनर है। हम कागज पर जो भी दस्तावेज या चित्र है तो उसको हम कैसे सेव करते हैं, तो आप जानते हैं स्कैनर का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है SB किस तत्व का प्रतीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि इसका उत्तर क्या है, SB किसका प्रतीक है, एंटीमनी का। स्ट्रोंशियम का SR है, सेलिनियम का SE है और टीन का SN है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें हीरा, ओजोन और ग्रेफाइट तीनों तो है तत्व और जल है H2O वह है यौगिक। नॉर्मली 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने पर क्या बनता है, यौगिक। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में जुड़े हुए H2O। हीरा कार्बन का अपर रूप है, शुद्ध रूप से कार्बन है, तो यह क्या है, तत्व हो गया। ओजोन O3 यह भी तत्व है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, तत्व है ये। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी सिस्टम इंटरनेशनल SI, जिसे पहले MKS भी कहा जाता था, अब यह पास्कल दाब का मात्रक है। यहाँ पर ऊर्जा, कार्य और शक्ति भी दे रखे हैं, पर इन तीनों के जो मात्रक है वह हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कार्य और ऊर्जा है इनका मात्रक तो हो जाता है जूल और ये शक्ति का मात्रक हो जाता है वाट। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है, तो इसका सही उत्तर है विकिरण। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी तक के बीच कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, क्योंकि जो वायुमंडल है वह भी लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, यद्यपि कहीं कहीं 800 किलोमीटर भी दे रखा होता। उसके बाद से लेकर 14 करोड़ 96 किलोमीटर तक बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो बिना माध्यम के ये जो किरणें आ रही है वह विकिरण के रूप में ही आ सकती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए आप, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो 5। यहाँ पर क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह से भी आ सकता है कि 2 समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे हुए हैं और उनके बीच एक वस्तु रखी हुई है, तो उससे प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो याद रखिए जब समतल दर्पण समांतर रखे हुए होते हैं तो उसके बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या 5 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के
खाली स्थान दे रखा है द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आएगा आयाम कि ध्वनि की तीव्रता आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। कई बार प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि ध्वनि निम्न में से किस प्रकार की तरंग है। साथ ही ध्वनि का जो मात्रक है वह डेसिबल है, यह भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं प्रश्न विज्ञान के पढ़ा रहा हूँ ये बहुत अल्टीमेट प्रश्न है। अभी जो रीट L2 एग्ज़ाम हुई थी उसमें से यह क्वेश्चन लिए गए हैं और यह कंपटीशन एग्ज़ाम्स के हिसाब से दूसरी परीक्षा में इनमें से किस तरह से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना हुआ प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है डी, आभासी, सीधा और वस्तु के साइज के बराबर। यहाँ पर याद रखिए आभासी में वो किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायरस जनित रोग। तो आप देखते हैं कि जो टाइफाइड है, मलेरिया है, दस्त, जैसे मलेरिया मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है, ये आप जानते हैं। टाइफाइड और दस्त ये भी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। वायरस जनित रोग कौन सा है? रेबीज़। अभी आपको पता हो तो जो वैश्विक महामारी फैली हुई कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ वह भी वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट यीस्ट खमीर, यह उदाहरण है तो कवक का। यीस्ट और खमीर हमारे कई खाद्य पदार्थों में काम में आता है, आप काफ़ी इससे नॉन है। यह कवक है जिसको हम फफूंदी भी मानते हैं और जीवाणु बैक्टीरिया होता है, विषाणु वायरस होता है और शैवाल को हम काई कांजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? तो याद रखिए इसका सही उत्तर है डी, सोल्डेनेला। जो नागफनी है ना वह रेगिस्तान का पादप है। हाइड्रिला जल में पाया जाता है और बांस मैदान का या धरातली पौधा है और सर्वश्रेष्ठ बांस के लिए राजस्थान का उदयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सही मिलान कीजिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा घबराते हैं, बाकी इसमें क्या होता है एक आध भी अगर सेट हो जाता है तो हमारा पूरा सही बैठ जाता है। अब देख लीजिए एक तरफ रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ रोग फैलाने वाले कारक दे रखे हैं। तो जो क्षय रोग दे रखा है ना, तो अब हम जानते हैं कि क्षय रोग जो यहाँ पर पहले जो सारणी है उसमें पहले नंबर पर दे रखा है और साइड में जो दूसरी टेबल है हम क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। तो आप देख लीजिए पहले का डी किस में है? ए, बी और सी तीनों में पहले का डी है, यानी हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि चौथे वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। हमारा उत्तर इन तीन में से है। फिर देख लीजिए आप टाइफाइड, दूसरे का है। टाइफाइड का क्या है? नाम से दिख रहा है कि जो साल्मोनेला टाइफी है, यहाँ भी टाइफाइड है और वो टाइफी है, तो दूसरे में हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ए। अब आप देखेंगे तो दूसरे में ए कौन से में? पहले में और तीसरे में। तो अब हमारा उत्तर या तो पहला वाला ऑप्शन होगा या तीसरा वाला ऑप्शन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कुकर खांसी। तो कुकर खांसी का हमारा जो ऑप्शन है वह है ये देख लीजिए आप, बोर्टेला पर्टुसिस, पर्टुसिस ही बोलते हैं कुकर खांसी को। तो तीसरे का ऑप्शन सी ही है। तो चौथा अपने आप सेट हो जाता है कि छोटी माता, इसका क्या रहेगा? रोग कारक वेरिसिला जोस्टर। तो जो दिए गए ऑप्शन है इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, कुकर खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस और छोटी माता वेरिसेला जोस्टर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। याद रखिए यकृत बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। जो अग्न्याशय है वह मिश्रित ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी। मुख्य रूप से तो बहिस्रावी ग्रंथि है, पर इसका एक छोटा सा हिस्सा है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, वह अंतःस्रावी तरह का कार्य करता है, इसलिए अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, इसी के साथ ये हमारे सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो गए हैं। अब हम साइंस के क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएगा
और इनको एज पर सिलेबस ही बनाया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।